भाई वाह, सरकार हो तो ऐसी हो वरना ना हो। कुछ लोग इसको पॉजिटिव भी ले रहे हैं, कुछ लोग इसको नेगेटिव भी ले रहे हैं, क्योंकि सरकार 1 to 1 खेल रही है। कुछ लोगों के लिए सरकार ये बेकार है और कुछ लोगों के लिए सरकार ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो गेम में पैसा हार गए, सरकार बहुत बढ़िया है उनके लिए, और जो जीत गए उनके लिए बेकार है। सरकार ने आईपीएल शुरू होने से पहले ही 8,400 बैटिंग प्लेटफॉर्म बंद कर दिए। सरकार ने 300 वेबसाइट्स बंद कर दी, और सरकार बड़े मजबूती के साथ कह रही है, पूरी तरीके से नज़र बनाए रखे हैं हम, कौन आईपीएल में बैटिंग करेगा, कौन गैम्बलिंग करेगा और कौन गेमिंग एप्लीकेशन के इस फ्रॉड जाल का शिकार होगा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये 2 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, आपने 2 लाख लोगों की जॉब छीन ली, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको ये सब करना ही था तो आपने इसका नाम प्रमोशन एंड रेगुलेशन और क्यों रखा, आप कह देते कि हम चलने ही नहीं देंगे कुछ गेमिंग एप्लीकेशन को। और इस तरीके की बातें की जा रही हैं। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप ये देखें सरकार ने क्या क्या कर दिया, सरकार की मंशा क्या है, और सरकार हो सकता है इस तरीके की कोई नीति लाए जहां ये जेलें भरने का काम करें, जेलों में डाल दें उन लोगों को जो गेमिंग एप्लीकेशन के इस पूरे सिस्टम का कहीं ना कहीं पार्ट हैं। वो बच्चे जिनको आभास भी नहीं है कि ये गेमिंग करना कितना लीगल और कितना इलीगल हो सकता है, क्योंकि वो तो उस चक्कर में पड़े हुए हैं कि रोहित शर्मा जी कह रहे हैं गेमिंग करो और मेरी गाड़ी जीत लो, तो हो सकता है मैं भी कर लूँ, मैं भी गेमिंग एप्लीकेशन का पार्ट बन जाऊं। लेकिन गजब की चीज़ ये है कि जो रोहित शर्मा जी थे वो तो आउट हो गए, शिखर धवन जी आउट हो गए, सुरेश रैना जी आउट हो गए, ये सब लोग तो चल गए अपने पैसों के बोरे भर के, ये तो चल दिए और आपको उस बीच मझधार में खड़ा करके छोड़ दिए। एक रिपोर्ट आती है सरकार की जिसमें इतने सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म को बंद कर रही है, और सरकार कह रही है कि हम देख रहे हैं आईपीएल में कौन कौन से गेमिंग एप्लीकेशन और गेमिंग वेबसाइट्स चल रही हैं, उनको भी बंद करेंगे। सरकार एक कानून लेके आती है अक्टूबर में, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। सरकार ने 3 कैटेगरी बनाई, सेक्शन 5, 6 और 7, जिसमें कैटेगरीज डिफाइन की कि हम जेल में डालेंगे और किन किन लोगों को जेल में डालेंगे। जो प्रमोशन एंड रेगुलेशन गेमिंग एक्ट के अंडर सेक्शन 5 में जो प्रमोट करता है, जो गेमिंग एप्लीकेशन का पार्ट है, जो गेम बनाता है, गेम खिलाता है, 1 करोड़ का जुर्माना और 3 साल की सजा उसके लिए बना दी गई। जो प्रमोट कर रहा है, जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको भी ये लोग कहते हैं कि आप पर 2 साल की सजा है, 50 लाख का जुर्माना है। और इसके साथ साथ जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि मनी ट्रांजैक्शंस को रोटेट करने के काम आते हैं, पेटीएम है, बैंक है, कि साहब एक्सिस बैंक में खाता खुलवा दिया गेमिंग एप्लीकेशन में, एक्सिस बैंक खाता खोल के दे रही है, क्या करवाओगे जी कि हम सट्टेबाजी करवाएंगे, तो एक्सिस बैंक पर भी जुर्माना, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कोई भी बैंक को पेमेंट गेटवेज हो, इन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन खेलने वाले के लिए कह दिया कि हम उनके इंटरेस्ट में काम करेंगे। कब? जब अथॉरिटी डिसाइड करेगी, जो कि सेक्शन 8 की अथॉरिटी होगी। सेक्शन 8 की अथॉरिटी के लिए सेपरेट वीडियो है, अलग अलग तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से इनकी वर्किंग है, किस तरीके से काम करते हैं, ब्लॉक कैसे करते हैं, आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है, इस सब चीज़ों पे बात की। लेकिन अगर इसकी हिस्ट्री जाने कुछ गेमिंग एप्लीकेशंस की, तो हमारे पास एक छोटा सा डेटा है, हम चाहते हैं कि वो डेटा आप समझें। जिस डेटा की मैं बात कर रहा हूं, सरकार ने 5 कैटेगरी के गेमिंग एप्लीकेशंस में 300 वेबसाइट और 8,400 एप्लीकेशंस को ब्लॉक किया। अब ब्लॉक किन किन कैटेगरीज में किया? पहला जो कैटेगरी आती है वो ये आती है रियल मनी गेम, रियल मनी गेम की कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी आती है कसिनो। तीसरी कैटेगरी P2P एक्सचेंज की, कोई भी एक्सचेंज के रूप में काम कर रहा था। चौथी कैटेगरी अगर कोई भी क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी गेमिंग एप्लीकेशन का पार्ट है, वो भी इस कैटेगरी में फॉल करेगा। और इसके साथ साथ एक जॉइंट कैटेगरी जो कि इस तरीके के ऑफर्स दे रहे हैं कि आप कार ले जाइए, आप ये ले जाइए, आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले बन सकते हैं इस गेमिंग एप्लीकेशंस को खेल के, इस तरीके की कैटेगरीज डिफाइन की सरकार ने और 8,400 गेमिंग एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया। अब सरकार ने सख्त कानून भी इसके लिए बना रखे हैं।
सजाओं के प्रावधान की हमने बात कर ली, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इन 4 चीज़ों को समझने की है कि सरकार कर क्या रही है। सरकार पहली चीज़ तो ये कहती है कि ई स्पोर्ट के गेम आप खेल सकते हो, हम बढ़ावा भी देंगे, प्रमोट भी करेंगे ऐसे गेमिंग एप्लीकेशंस को, सोशल एंड एजुकेशनल गेमिंग एप्लीकेशंस को हम प्रमोट करेंगे। लेकिन सजाओं का प्रावधान भी है अगर रियल मनी गेम को कोई खेलता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी जो सेक्शन 8 के अंदर में आएगी, जो इन चीज़ों पे एक विजिलेंस का काम करेगी। इसके साथ साथ जो भी सोशल एंड एजुकेशनल गेम्स हैं, सरकार इन गेमिंग एप्लीकेशंस को लेके इतनी एक्साइटेड है, सरकार ने जितनी प्यारी प्यारी बातें इसमें लिखी हैं इस कानून में, सरकार कहती है हम ऑनलाइन गेमिंग के ओलंपियाड भी करवाएंगे। हम चाहते हैं विश्व लेवल पर भारत गेमिंग के सेक्टर में भी विश्व गुरु बने, गेमिंग के सेक्टर में भी इस तरीके की चीज़ें हों। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि सब कुछ बंद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके लिए सरकार ने व्यवस्था कर रखी है गेमिंग ओलंपियाड की। सरकार ये कहती है, अब सरकार कैसे करेगी, क्या करेगी, भैया ये तो देखने वाली चीज़ है। लेकिन उस मैकेनिज्म को समझने के लिए कुछ गेमिंग एप्लीकेशन, कुछ वेबसाइट्स हैं जिसके बारे में चलो आपके साथ हम बात करना चाहते हैं। और अब बात करते हैं उन वेबसाइट्स की जो कि अलग अलग साल में लॉन्च हुई, अलग अलग साल में उन्होंने काम किया और किस तरीके से ये डेवलपिंग नेचर इस ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर का बढ़ता चला गया। अगर हम फैंटेसी गेमिंग एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहला जो आपका चर्चित और आपका चहीता गेमिंग एप्लीकेशन है ये Dream11 है। इसकी पेरेंट कंपनी है। अब पेरेंट कंपनी का आप लॉजिक समझिए, पेरेंट कंपनी का मतलब क्या होता है। एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया इन्होंने Dream11 और ड्रीम स्पोर्ट नाम से एक पेरेंट कंपनी बना दी, उसमें Dream11 जैसे ये 50 और भी गेमिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं। यानी प्राइवेट लिमिटेड जो इन्होंने कंपनी बनाई उसका नाम रखा ड्रीम स्पोर्ट, जो कि वर्ष 2008 के आसपास लॉन्च हुई। माई 11 सर्किल हो गया, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है गेम्स 24x7 जो कि 2019 में आया। 2018 में मोबाइल प्रीमियर लीग आई, माई टीम 11 आया 2016 में। इस तरीके के ही बहुत सारे गेमिंग एप्लीकेशन हैं जो अलग अलग सालों में लॉन्च हुए, जैसे फैन फाइट हो गया, 11 विकेट्स हो गई, बल्लेबाजी हो गई, फेयर प्ले जैकपॉट हो गया, हाई जैकपॉट हो गया, फैंटेसी अखाड़ा हो गया। ये गेमिंग एप्लीकेशंस हैं जिन्होंने अपने आप को अलग अलग तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में रजिस्टर्ड किया। अलग अलग कैटेगरीज में रजिस्टर्ड करने के साथ साथ इन्होंने पेरेंट कंपनी के माध्यम से बताया कि किस तरीके से हम स्किल बेस्ड गेम करा रहे हैं। और जब ये बात आई कि आप बंद कर दीजिए इस स्किल बेस्ड गेम को भी, तो इन्होंने बंद भी किया। बंद के साथ साथ इन्होंने एक नई मैकेनिज्म बनाई ई स्पोर्ट की कैटेगरी की, जैसे Dream11 जैसे कुछ एप्लीकेशन आपको ड्रीम कॉइन और इस तरीके के प्राइज मनी दे रहे हैं। 1 लाख का प्राइज मनी जीतिए, गाड़ी ले जाइए, फ्रीज, कूलर, टीवी, एसी, XYZ, इस तरीके की चीजें वो विनिंग अमाउंट या विनिंग मनी के रूप में नहीं दे रहे, वो प्राइजिंग मनी और प्राइजिंग अमाउंट के रूप में दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कुछ उस डेटा की जिसमें रेवेन्यू कितना था, किस तरीके की बातें सरकार द्वारा की गई, किस तरीके की बातें गेमिंग एप्लीकेशंस द्वारा की गई कि कितना रेवेन्यू होता है, उस पर भी थोड़ा नज़र बना लेते हैं, जिससे आपको इस इंडस्ट्री की मैकेनिज्म तो समझ में आए कि आखिर चल क्या रहा है इस इंडस्ट्री में। जो ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया है इसमें जो डेटा अलग अलग तरीके का डेटा आता रहता है, लेकिन जो अभी कंसर्न डेटा है लगभग 32,000 करोड़ रुपए का मार्केट है। और 32,000 करोड़ रुपए का मार्केट है, इसके साथ साथ 86% जो रेवेन्यू आता है वो रेवेन्यू आता है सिर्फ इस मनी गेमिंग का जो एप्लीकेशन है, रियल मनी गेम है उसी तरीके से, क्योंकि और तरीके तो बहुत टफ हैं रेवेन्यू कमाने के। तो 86% रेवेन्यू आता है। इनका अनुमान था सारे गेमिंग इंडस्ट्री के लोगों का कि साहब 1 लाख करोड़ से ऊपर की पहुंचेगी 2029 तक। अगर 2 साल और ये चलने देते तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की ये इंडस्ट्री हो जाती, लेकिन इन्होंने बंद कर दिया। बंद करने के साथ साथ ये कह दिया कि साहब पहले तो बात ये आई 2020 में स्किल बेस्ड गेम चलेंगे, चांस बेस्ड गेम नहीं चलेंगे, लेकिन अब ये कह दिया ना चांस बेस्ड चलेंगे ना स्किल बेस्ड चलेंगे। और जो आप लड़ाई लड़ रहे हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, वो इसी चीज़ की लड़ रहे हो कि साहब स्किल बेस्ड चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है ई स्पोर्ट की कैटेगरी का। अब स्किल बेस्ड और चांस बेस्ड में क्या फ़र्क है? चांस बेस्ड को बेसिक तरीके से समझिए। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लेके जाऊंगा जो 1872 का था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उस टाइम पे हॉर्स रेसिंग, हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह गेम चलता करते थे। आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि कोई घोड़े पे रेस लगा रहा है। अंग्रेजों के ज़माने के गेमिंग एप्लीकेशंस थे, क्योंकि वहाँ ऑनलाइन गेमिंग तो था ही नहीं, तो इसके लिए क्या करते थे, हॉर्स रेसिंग जैसे गेमिंग एप्लीकेशंस को, हॉर्स रेसिंग जैसे गेम्स को वो खेला करते थे कि कोई घोड़े पे बैट लगा रहा है, उसके लिए बैट लगाने के लिए कानून बना दिया गया कि इतने रुपए तक की बैट आप लगा सकते हो। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इनको डिफाइन किए गए, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ करता था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में फ़र्क ये होता है, अगर एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है देन इट केम टू एज ए क्रेडिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन
अब बात आई कि कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं क्योंकि अनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। कोई भी गेमिंग एप्लीकेशन को, गेमिंग सेक्टर को जब सरकार बंद कर रही है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसके लिए बात यहीं से शुरू होती है गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल की। गेम ऑफ चांस को इलीगल माना गया, इलीगल इसलिए माना गया कि आप कोई भी शर्त लगाते हैं, और शर्त में गेमिंग एप्लीकेशन से हटा के मैं बात करूं, शर्त इस चीज़ की कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे 2029 के बाद, ये भी शर्त है, दैट इज़ इलीगल। आपने किसी पर्सन से बैट लगाई कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, आपने कहा बन गए तो 5 लाख रुपए आप मुझे दे देना, नहीं बने तो मैं आपको दे दूंगा। अब राहुल गांधी जी मान के चलिए प्राइम मिनिस्टर बन गए, उन्होंने आपको 5 लाख रुपए नहीं दिए, 5 लाख रुपए नहीं दिए तो आप केस नहीं कर सकते कहीं भी जाके कि साहब मैंने तो एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट ही इलीगल था, इसलिए गेम ऑफ चांस को इलीगल माना गया। लेकिन गेम ऑफ स्किल को लीगल की कैटेगरी में इसलिए रख दिया गया क्योंकि आप स्किल्ड यूज कर रहे हो, आप टीम बना रहे हो, आपको पता है, और इसके लिए ग्रीवेंस ऑफिसर, उनका फिजिकल एड्रेस, ये सारी चीजें डिफाइन की गई थी। यही है गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल का अंतर, पूरी तरीके से इनको बैन कर दिया गया। अब चलते हैं कुछ एक नए डेटा की तरफ, और जो नया डेटा है वो इतना खतरनाक है कि आप शॉक हो जाएंगे कि जिन गेमिंग एप्लीकेशन को अनरेगुलेटेड गेमिंग एप्लीकेशंस की कैटेगरी में रखा गया, महादेव बुक, बनएक्स बैट, कलर ट्रेडिंग, दफा बैट, रेडी अन्ना, बहुत सारे गेमिंग एप्लीकेशन हैं, इनको अनरेगुलेटेड गेमिंग एप्लीकेशन की कैटेगरी में रखा गया क्योंकि ये ना तो सरकार को टैक्स देते हैं, म्यूल अकाउंट से ऑपरेट करते हैं, फर्जी बैंक अकाउंट्स में पैसा लेते हैं, फर्जी बैंक अकाउंटों से ही आपको पैसा दिया जाता है। सरकार के पास कुछ केसेस ऐसे आए जहां पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई जांच कर रही है कि जो गेमिंग एप्लीकेशन का फंड जा रहा है वो इंडिया के ही अगेंस्ट में टेरर फंडिंग में यूज किया जा रहा है। कितना खतरनाक हो सकता है ये सोचना भी कि हम जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं उसका उपयोग किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में, टेरर फंडिंग के लिए, जो कि भारत के ही अगेंस्ट किया जा रहा है। ये बात मैं कह रहा हूं कि हमारे देश के मिनिस्टर साहब अश्विनी वैष्णव जी ने पार्लियामेंट में आके ये बात कही कि कुछ केसेस हमारे पास ऐसे आए जहां पे टेरर फंडिंग के रूप में ही इन गेमिंग एप्लीकेशंस द्वारा उस फंड का यूज किया गया। अब आपको ये बात समझने की है कि किन गेमिंग एप्लीकेशंस का हम पार्ट बने, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमने कुछ फंड लगाया या फंड आया और बाद में पता लगे ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो फंड है, प्रोसीड ऑफ क्राइम है, ये टेरर फंडिंग से लिंक था। इसलिए ये सारी बातें बड़े ध्यान से समझने की, इस डेटा पे काम करने की है, और हम कोशिश करेंगे कि इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स हैं वो इसी चैनल पर आपको अलग अलग तरीके से, शॉर्ट्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, ब्लॉग्स के माध्यम से हम आपको बताएं, और रियल लाइफ में इस बिल्कुल डे टू डे टाइम में क्या हो रहा है इस गेमिंग एप्लीकेशंस को, इस गेमिंग की दुनिया को लेके, कौन से गेमिंग एप्लीकेशंस के फाउंडर्स के साथ क्या किया जा रहा है, मैकेनिज्म कैसी है, किस तरीके का जीवन ये जीते हैं, किस तरीके से फ्रॉड करते हैं, नहीं करते हैं, किसी के साथ अगर स्कैम हो गया है तो वो कंप्लेन कैसे दर्ज करा सकता है। हालांकि प्रीवियस वीडियोस बना ही हैं, लेकिन फिर भी आप अगर कमेंट करके हमें बताएंगे तो हम उन टॉपिक्स पर भी हम वीडियो बनाना चाहेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो आप हमें बताएं। आपका प्यार, प्रेम, मोहब्बत हमेशा हम चाहते हैं आपका बना रहे, वो आप हमें कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके ही बता पाते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि इस परिवार को और बढ़ाएं, जिससे हम और एनर्जी के साथ आपके सामने प्रेजेंट हों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।